नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बनता है है। तो इसको हम अब देखते हैं क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या है। तो पहले देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त है। अब इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य है और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कब सत्ता पाए थे? नंद वंश के हरा करके। किस वंश को? नंद वंश को। देखिए, फिर जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। कई बार पूछा जा सकता है कि सेंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है। तो आपको अशोक को नहीं लगाना है, बिंदुसार को नहीं लगाना है, किसको लगाना है? चंद्रगुप्त मौर्य को लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही बात ध्यान रखिएगा कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल आश्रम निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस, विशाख के द्वारा जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त को निम्न वर्ण का बताया गया। लेकिन ये बता दूं कि जितने हमारे हिंदू ग्रंथ हैं ऑलमोस्ट सभी में इनको निम्न वर्ण का बताया गया है, लेकिन बौद्धों में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। अब देखिए, घनानंद को हराने में चाणक्य, मतलब जिसका दो नाम और है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना और इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। तो दोस्तों यहाँ ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र और राजनीति। तो कई बार पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में किस चीज का वर्णन है, तो हम अर्थ से संबंध लगा देते हैं, धन से, लेकिन वह गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्या किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। अंतिम समय जहां पर इसको मृत्यु प्राप्त हुई वह जगह कौन थी? श्रवणबेलगोला। कई बार प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप सब। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। यह सेल्यूकस निकेटर वही है जो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गांधार, हेरात और मकरार चंद्रगुप्त को दे दी। अब देखिए, इन दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन फाइनली सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त में समझौता होता है और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और उसके बदले में काबुल, गांधार, हेरात और मकरान यह चंद्रगुप्त किसको दे देते हैं? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अब कई बार यह प्रश्न पूछेगा कि उसने किस जैन को अपना गुरु माना था, तो यह भद्रबाहु को। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो कई बार यह भी प्रश्न बनेगा कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो आपको ध्यान रखना है किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः राजा सामान्यतः हथियारबंद राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। देखो, कई बार स्टेटमेंट आ जाएगा कि ऐसा कौन से वंश के शासक करते थे, तो यह कौन से करते थे? मौर्य वंश के। कौन करते थे? मौर्य वंश के। और इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, यह जो वर्णन मिला है यह किसके द्वारा मिला है? मेगस्थनीज ने लिखा है। क्यों लिखा है? मेगस्थनीज ने। तो कई बार यह स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कहा गया है। इसमें क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। वे लगातार 2 रात एक कमरे में ही नहीं सोते थे।
पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस ढंग से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि यह महल, कई बार इसी महल का वर्णन करके और पूछ लिया जाएगा कि यह महल किन शासकों के हुआ करते थे, तो आप क्या बताओगे? चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के शासकों के, क्योंकि यह सब स्टेटमेंट में ही प्रश्न आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का परिणाम एप्पीयानस ने किया है। कौन किया है? एप्पीयानस ने। इंपॉर्टेंट है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 रथी उपहार में दिए थे। किसके अनुसार कथन है? प्लूटार्क के अनुसार। यह वर्ण लिख करके और कथन पूछ दिएगा कि किसका है, तो आप सब ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। इसके द्वारा हुई थी? उपवास के दौरान हुई थी। ये याद रखने वाली पॉइंट है। तो कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। अब देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। कौन बनता है? बिंदुसार। तो इसके बारे में देखिए, प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन जो जो इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम यहाँ देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अमित्र घात किसको कहा जाता है। यह बिंदुसार कहा जाता है और उसका मतलब होता है शत्रु विनाश। क्योंकि बिंदुसार को एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला हुआ था, चंद्रगुप्त ने बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ कर गया था, तो केवल उसे उसी साम्राज्य को बचाना था। इसने बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया था, क्योंकि इसको एक बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त ने देकर गए थे। तो ये आप ध्यान रखिए, इसको अमित्रघात कहा जाता है और जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। तो यह कई बार ध्यान रखिएगा कि एंटीओकस ने डाइमेकस को भेजा था। ये कई बार पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा नरेश किस राजदूत को किसके दरबार भेजा था, ये आपको याद रखना है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। प्रश्न यहां से बनेगा कि सिंहसेन किस ग्रंथ में कहा गया है? यह जैन ग्रंथ। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। देखिए, सुसीम उसका बड़ा पुत्र था, तो पहले उसको भेजा था, लेकिन उसने विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाया था, तो फिर किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से मदिरा, सूखे नीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से प्रश्न काफी बनता है। यहाँ से प्रश्न कि एथेनियस के अनुसार, यह एक पहली बात इसके विचारधारा को आप समझिएगा। यह कौन था? एथेनियस ने एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने और सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से 3 चीजें मंगाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मदिरा, सूखे नीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो इसमें देखिए, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन उसने दार्शनिक न भेज करके ये 2 चीजें अपने देश में भेजा था, और यह 100 राज्यों का विजेता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मौर्य से इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद मैं अशोक के बारे में कल बताऊंगा। अगर अच्छा लगा तो इसको आप सब लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे हमारा मनोरंजन बढ़ता है और फिर हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।